प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो तीसरा खंड है समास, ये हम आखिरी वीडियो तक पहुंच गए हैं। हमने अपने पिछले 5 वीडियो में पुरुष समास है, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास को हम पढ़ चुके हैं। उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं उनको। और अब हम आते हैं अपने आखिरी समास पर, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। देखिए, सबसे पहले हम नाम को देखते हैं। इसका नाम अव्ययी भाव क्यों है? अव्यय यानी कि जिसका कभी व्यय ना हो, अविकारी शब्द जो कभी परिवर्तित नहीं होते, उनको हम अव्यय कहते हैं। तो लिंग और वचन के अनुसार जिन शब्दों का परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अव्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, पंछी तेज उड़ते हैं, पंखा तेज चलता है, लड़की तेज भागती है, लड़का तेज दौड़ता है, बच्चे तेज दौड़ते हैं। तो यहाँ पर लिंग भी चेंज हो रहा है, वचन भी चेंज हो रहा है, एक वचन भी है, बहुवचन भी है, पुरुष भी है, स्त्री भी है और बहुत सारे लोग भी हैं। लेकिन सब कुछ चेंज होने के बावजूद एक शब्द है जो चेंज नहीं हो रहा, वो है तेज। यानी कि वे शब्द जो लिंग और वचन के अनुसार कभी परिवर्तित नहीं होते, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब इन अविकारी शब्दों में यहाँ इस समास में क्या रोल है, तो हम देखते हैं कि अव्ययी भाव समास में जैसे आपने हर समास में पूर्व पद और उत्तर पद पढ़ा है, वैसे ही यहाँ पर इस समास का जो पूर्व पद होता है वो अविकारी शब्द होता है, यानी कि अव्यय होता है। इसीलिए इस समास का नाम अव्ययी भाव समास है। तो अव्यय होने के कारण वो मुख्य भी होता है और दूसरा पद यहाँ पर गौण होता है। तो अब हम इसकी परिभाषा को समझेंगे कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान और अव्यय होता है, यानी कि अविकारी शब्द होता है, उस समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब यथा समय में यथा अव्यय है। क्यों? अगर मैं अपने लिए बात कहूंगी, मैं यथा समय घर पहुंच जाऊंगी, आप यथा समय घर पहुंच जाइएगा, वे लोग यथा समय घर पहुंच जाएंगे, कि जब आपको समय होगा तब आप पहुंच जाएंगे। तो यथा शब्द लिंग वचन, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी के लिए समान रूप से इस्तेमाल होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो उसे हम अव्यय कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। अब इसकी खासियत एक ये है कि जब आप इस समास में विग्रह करते हो, तो विग्रह करते समय आप उस शब्द का यानी कि समस्त पद का मीनिंग लिखते हैं, उसका अर्थ आप लिखते हो। ये इसकी खासियत है कि इस समास का विग्रह करते समय आप उस समस्त पद का अर्थ लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे प्रतिदिन है, प्रतिदिन में हर दिन आपने उसका मीनिंग लिख दिया, और प्रतिदिन में पूर्व पद प्रति है और दिन उत्तर पद है और प्रति यानी कि अव्यय है, और यहाँ पर दिन जो है वो गौण है, दिन कोई भी हो सकता है। यथा नियम, यथा अव्यय है, प्रथम पद है, प्रधान है और इसका विग्रह होगा नियम के अनुसार। रातों रात, रात ही रात में आपने इसका मीनिंग लिख दिया, वो रातों रात अमीर बन गया, वो रातों रात कंगाल हो गया। यानी कि एक समय को गिनने के लिए आप बहुत जल्दी में एक पूरे लॉन्ग प्रोसेस के टाइम को आप एक रात में खत्म कर देते हैं। भरपेट, पेट भर के, आपने यहाँ पर इसका मीनिंग लिखा है। अब देखिए, मैं कुछ उदाहरण आपको देती हूँ। निस्संदेह, संदेह रहित, आपने इसका विग्रह किया, संदेह रहित, मीनिंग लिख दिया। बेखटके, खटके के बिना या बिना खटके। निडर, बिना डर का, निडर आप लड़की के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, लड़के के लिए भी, वह निडर लड़का है, वह निडर लड़की है, तो ये अव्यय है। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। आमरण, मरण तक, आमरण अनशन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं कि जब तक प्राण न निकल जाए तब तक हड़ताल चलती है, अगर शर्त ना मानी जाए तो। दिनों दिन, दिन ही दिन में, वो दिनों दिन उसके दिन पलट गए, यानी कि वो अमीर बन गया। हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। प्रत्येक, हर एक। आसमुद्र, समुद्र पर्यंत। और यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। यानी कि हम देखते हैं अव्ययी भाव समास में हमको क्या चीज याद रखनी है। पहला पद अव्यय होता है, प्रधान होता है, और विग्रह करते समय हम समस्त पद का मीनिंग लिखते हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, आपके चारों पांचों समास आप पढ़ चुके हैं, ये आपने छठा समास पढ़ा है। तो कुछ समास ऐसे हैं जो थोड़े से कॉमन लगते हैं।
तो मैं आपको बता दूं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। और एक चीज आपको याद रखनी है कि जैसा आपका विग्रह होगा वैसा ही समास का नाम होगा। अगर आप कर्मधारय के हिसाब से विग्रह करते हैं तो कर्मधारय समास होगा, द्विगु के हिसाब से करते हैं तो द्विगु होगा। तो यहाँ पर देखिए, कर्मधारय और द्विगु में आपको मैं अंतर बताती हूँ कि कर्मधारय समास का पूर्व पद, आप देखिए तत्पुरुष के दोनों उपभेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु दोनों ही। यानी कि आपको ये चीज याद रखनी है, जो 3 समास हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इनमें तीनों में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। और कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण के अलावा कोई भी हो सकता है। अधिकतर गुणवाचक विशेषण होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। और विग्रह करते समय जो, समान एवं रूपी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जो, और इसका हम जब विग्रह द्विगु में करेंगे तो 4 भुजाओं का समूह। द्विगु में हम क्या करते हैं, प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है, पूर्व पद संख्यावाचक ही होता है, ये श्योरिटी है कि संख्यावाचक ही होगा। फर्स्ट वर्ड जो है पूर्व पद है जो न्यूमेरिक होता है। विग्रह करते समय आप समूह या समाहार का प्रयोग करते हैं, और कर्मधारय में आप जो, समान और रूपी का प्रयोग करते हैं, और द्विगु में आप समूह या समाहार का प्रयोग करते हैं। कर्मधारय में विशेषण के रूप में आता है वो, और यहाँ पर द्विगु समास में फर्स्ट जो वर्ड होता है, पूर्व पद जो होता है, वो संख्यावाचक ही होता है, और समूह समाहार में उसका विग्रह होता है। अब देखिए द्विगु और बहुव्रीहि में क्या अंतर है। द्विगु में आपने देखा समस्त पद का पहला पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों को मिलाकर किसी तीसरे की ओर संकेत जाता है। पहला पद संख्यावाची होता है द्विगु में, जबकि वहां पर संख्यावाची जैसी कोई चीज नहीं होती। विग्रह करते समय आप समूह और समाहार का प्रयोग करते हैं, जैसे दशानन 10 आननों का समूह, और वहां पर बहुव्रीहि में क्योंकि दोनों में से कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, या वाला शब्द का प्रयोग करते हैं और वो किसी तीसरे की ओर संकेत करता है, उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। यहाँ पर ना पहला पद प्रधान है ना जो दूसरा, बल्कि दोनों को मिलाकर जो तीसरे पद की ओर हमारा इशारा जा रहा है वो पद प्रधान होता है। यहाँ पर सेम देखिए आप, दशानन 10 आनन है जिसके, या 10 है आनन जिसके, आप कैसे भी लिख सकते हैं, या 10 आनन वाला अर्थात कोई और है रामन, तो वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया। अब देखिए समासों की पहचान में आपको बता देती हूँ कि तत्पुरुष में क्या चीज खास होती है। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, अधिकरण एवं संबंध कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। आप 2 चीजें याद रख सकते हैं, द्वितीय पद प्रधान होता है, ये आपको याद रखना है, और एक लक्षण आप याद रख सकते हैं कि कारकों में से जो 6 कारक हैं, दूसरे और पहले और आखिरी को छोड़कर दूसरे से लेकर छठे तक जो आपके कारक हैं, वो 6 कारकों की विभक्तियां जो होती हैं, प्रपोजिशन जो यूज करते हैं, वो यहाँ पर आती हैं। कर्म के लिए को, करण के लिए से के द्वारा, अपादान में भी से, संप्रदान के लिए अधिकरण में पर, और संबंध में काकी के और रारी रे। द्विगु में सेम, द्विगु समास में द्वितीय पद प्रधान होता है उत्तर पद, और समूह समाहार का प्रयोग आप करते हैं। सेम ऐसे ही कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है, जो रूपी और समान का प्रयोग आप विग्रह करते समय करते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, और विग्रह करते समय आप और का प्रयोग करते हैं। और लगाते हैं तो डैश हटाते हैं, और डैश लगाते हैं तो और हटा देते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, इनसे बनने वाला तीसरा पद प्रधान होता है, और हम विग्रह करते समय जिसका, जिसके और वाला का प्रयोग करते हैं। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, इसमें विग्रह करके के स्थान पर आप समस्त पद का अर्थ लिखते हैं। तो इस तरह से आपके ये हो गए 6 समास। अब मैंने आपको 2 वर्कशीट दी हैं, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, या तो समस्त पद विग्रह आपको दे दिया जाएगा, आप उसका समस्त पद बनाते हुए समास का नाम लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और आपके 1-1 अंक के 4 प्रश्न आएंगे। तो इन्हीं में से आ जाता है, किसी का समस्त पद दे दिया तो विग्रह कर दीजिए, और यदि विग्रह दिया है तो समास का भेद बताते हुए आप उसका समस्त पद बनाइए।
तो उसी तरह के आपको शब्द दिए गए हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि आप इन शब्दों का अभ्यास जरूर करेंगे, ताकि आपके समास में जो भी कमी रह गई है या जो भी थोड़ी सी तैयारी की कमी है, जहां भी आपको डाउट रह गया है, वो आपके इस प्रैक्टिस वर्कशीट से आपका काम हो जाएगा। इसकी यहाँ पर देखिए, अभ्यास हेतु कार्य में समस्त पद बनाते हुए समास का भेद लिखिए। एक एक अंक के 4 प्रश्न में आपको ऐसे ही आएंगे। या जिसकी मिसाल ना हो, गंगा का जल, हिम का आलय, स्वयं की कथा, सेना का पति, व्यंग और मुस्कान, बुद्धि से हीन, 7 दिनों का समूह, आस और पास, रिक्त से अलग, सद है जो गुण, 3 रंगों वाला, ब्याह का मंडप, एक के बाद एक, शीत और उष्ण, देह का अवसान, रण की भेरी, पक्ष और विपक्ष, 5 तंत्रों का समूह, जन्म का दिन, हर दिन, कुल की देवी, कनक के समान लता, सावन और भादो। विग्रह दिया हुआ है, आपको समस्त पद बनाने हैं। अब जो क्वेश्चन आप करेंगे उसमें आप विग्रह करेंगे और समास का भेद भी बताएंगे। अनपढ़, गुणयुक्त, चंद्रमुख, परमानंद, चौमासा, महावीर, संसार सागर, वचनामृत, अपठित, स्वरचित, यज्ञशाला, पंजाब, भुकमरा, सुनैना, आप बीती, अधर्म, दीनानाथ, देवदास, वेद पुराण, त्रिवेणी, मृत्युंजय, हथकड़ी, नरसिंह, अनहोनी, राजनीतिज्ञ, शरणागत। इस तरह से और आप 6 वीडियो आपको बताए गए हैं समास के लिए। एक वीडियो उपसर्ग का है, दूसरा वीडियो प्रत्यय का है। समास के आपके 6 वीडियो हैं, आप उनको देखकर सीखिएगा। कोई भी आपको डाउट है, आप जरूर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों के उत्तर आपको जरूर दूंगी। अगर वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।